तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको टिहरी गढ़वाल का पहला पार्ट पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ आया होगा। उसमें आप लोग कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। एक तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखाया था कि सुदर्शन शाह ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, है उसका आंसर 28 दिसंबर 1815 ही। ठीक है, उसको 30 दिसंबर की जगह 28 दिसंबर कर देना। जो अभी लास्ट ईयर की परीक्षा वाणी है उसने उसको 30 दिसंबर दिया हुआ था। ठीक है, मैंने जब पहले आपको पढ़ाया था तब उसको 28 दिसंबर ही बताया था, तो वो थोड़ा सा आप लोग उसको 28 दिसंबर कर देना। ठीक है, दूसरी चीज जो आज का आप लोगों का होमवर्क होगा, कल बहुत से लोग कह रहे थे सर कल आपने होमवर्क नहीं दिया, वो आपने पूरी वीडियो सुनी नहीं होगी। लास्ट में मैंने परिवहन तंत्र दिया था, आपने ढंग से नहीं सुना होगा उत्तराखंड का, तो वो करना था आपको। आज का जो आपका होगा उसी से मैं शाम को कुछ करूंगा टेलीग्राम पे। उसका जो टॉपिक है आपका वन आंदोलन और वन्य जीव, यानी परीक्षा वाणी से आपको क्या करना है, वन आंदोलन और वन्य जीव वाला जो चैप्टर है, शायद 6th या 5th जो भी नंबर का चैप्टर होगा वो कर लेना। और साथ ही साथ आपको भारत के गवर्नर जनरल पढ़ने हैं 1857 तक, यानी जो स्टार्टिंग वॉरेन हेस्टिंग से लेकर आपका कैनिंग तक क्या है, 1857 तक के जो गवर्नर थे उनके बारे में पढ़ना है। बारे में पढ़ने का ये मतलब उनका नाम याद नहीं करना है, उनके समय जो घटनाएं घटी थी वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे सती प्रथा का अंत किसने किया था, या नरवली प्रथा को किसने रोका था, 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था, ऐसी चीजें आपको पढ़ना है। यानी उनके समय की घटनाओं को फोकस करना है, न कि उनके नामों को याद करना है। ठीक है, घटनाओं को फोकस करोगे तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा, नाम खुद ही आपके याद हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। आपको क्या करना है, ये पूरा बनाना है, जल्दी से इसको बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से कहा था नदियों का सिस्टम दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये बनाना है। ये आपको पता चल गया था कि देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल से घिरा पड़ा है। अब जब मैंने आपको कल क्लास एंड की थी उसमें एक चीज बताना था, आप उसको ध्यान रखना। जब मैंने आपको त्रिभुजों के माध्यम से, ट्राइंगल के माध्यम से विभिन्न प्रयागों के बारे में पढ़ाया था, तो वहां आपको बेहोश न कर दे, इसलिए अभी इस बात को ध्यान से सुनना। कभी क्वेश्चन अगर ये पूछ देगा अलकनंदा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे पहले मिलती है, वहां भटकते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, तो ध्यान रखना कौन सी प्रयाग में किस नदी का क्रम था। ठीक है, अलकनंदा से सबसे पहले कौन सी मिल रही थी, सरस्वती, उसके बाद कौन सी मिल रही थी, विष्णु गंगा या पश्चिमी धौली गंगा, उसके बाद कौन सी मिल रही थी, जो भी नंदाकिनी, पिंडारी, यहाँ से मंदाकिनी, फिर भागीरथी, इसका एक क्रम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो बड़े प्रयाग हैं यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता कि अलकनंदा से सबसे पहले कौन सी मिलती है, एक क्वेश्चन। दूसरा, जब मैंने आपको ट्राइंगल के माध्यम से उसको समझाया था तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अलकनंदा से कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है, कौन सी नदी बाईं ओर से मिलती है। तो भागीरथी और मंदाकिनी जो है वो अपोजिट साइड से आती हैं, बाकी के अपोजिट साइड से, यानी बाकी नदियां तो आपकी इस डायरेक्शन से आती है, जो अलकनंदा है उसके डाउनवर्ड साइड से, बाकी अपर साइड से आते। तो दाएं और बाएं का आप लोग ध्यान रखना कौन सी किस डायरेक्शन से मिलती है। ठीक है, देखिए नरेंद्र नगर, धनौल्टी, नागटिब्बा, सुरकंडा देवी। अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी, एक अप्रॉक्स, अब इधर तो होगा नहीं सुरकंडा देवी, धनौल्टी के जस्ट बगल में है, तो आपको लिखने में मार्कर थोड़ा सा आपको पता है कि दिक्कत होती है। सुरकंडा देवी, यहाँ चंबा, यहाँ पे नई टिहरी दिखा देना, यहाँ पे आपको चंद्रबदनी मंदिर दिखाना है, यहाँ देवप्रयाग दिखाना है, नीचे ये गंगा नदी होगी, ये बूढ़ा केदार हो गया, ये खतलिंग ग्लेशियर हो गया ऊपर, ये भिलंगना नदी होगी। देखिए जो भिलंगना नदी मैं कह रहा था वो यहाँ से आती है खतलिंग ग्लेशियर से, वो यहाँ से होते हुए घनसाली होते हुए इधर से आते आते यहाँ टिहरी के पास किससे मिल जाती है, भागीरथी से मिलती है। और जो भागीरथी है उत्तरकाशी से होते हुए इस इलाके से होते हुए यहाँ जो टिहरी, जो पुराना टिहरी था, इसी के आसपास क्या होता है, आपकी दोनों नदियों का संगम होता है। और इसी से जस्ट आगे जहाँ पे भागीरथी नदी बनती है दोनों को मिलके, तो वहां पे क्या बनाया गया, टिहरी डैम बनाया गया। और टिहरी डैम आगे आगे जाओगे कुछ दूरी पे क्या बनता है आपका, कोटेश्वर डैम भी मिलेगा आपको। इसके बाद जब आप नीचे की ओर जाओगे तो यहाँ पे कौन सी है, देवप्रयाग पे भागीरथी मिलती है, किससे, इस डायरेक्शन से आपकी अलकनंदा आती है। यानी जो रुद्रप्रयाग का इलाका है, यहाँ से जो पौड़ी रुद्रप्रयाग से होते हुए, जो रुद्रप्रयाग पौड़ी से होते हुए अलकनंदा आती है, वो देवप्रयाग में मिल जाते हैं। और आगे किसके नाम से बहती है, गंगा। इसको मैं स्पष्ट मैप में अभी आपको दिखा दूंगा, आप जल्दी से इसको बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो हमने कल प्रयाग पढ़े थे उसमें अब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में उसके बारे में तो हम वही पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पे कौन सा है, देवप्रयाग। तो हेडिंग सबसे पहले आप लोग डालेंगे देवप्रयाग। ठीक है, यानी देवप्रयाग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसके बारे में फैक्ट। ठीक है, देखिए देवप्रयाग किस जिले में है, सबसे पहले आपको पता चल गया कि टिहरी जिले में है। और किस नदी के संगम पे है पूछता है तो भागीरथी व अलकनंदा। ठीक है, पहला क्या है ऑप्शन इसमें, अलकनंदा तो कॉमन थी। ठीक है, भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम पे लिखो,
नंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है, अब याद रखना पहले जब पेपर बनते थे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन भी आता था कि उत्तराखंड में कौन सी नदी सास बहू के नाम से जानी जाती है। तो इन दोनों को, जो ये दोनों नदियां हैं, सास और बहू नाम से प्रचलित हैं, जिसमें अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास। ठीक है, तो ये सास बहू के नाम से इन्हीं नदियों को जाना जाता है, सास बहू। ठीक है, तो देखिए देवप्रयाग किस नदी के संगम पे है, खुद ही दिख रहा होगा आपको, भागीरथी इधर से आती है और अलकनंदा यूं मिलते, तो एक संगम होता है देवप्रयाग में इन दोनों का, सास बहू। यहीं से आगे क्या कहलाती, गंगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस स्थान के बाद भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, या अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने का गंगा नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बताओगे, देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के बाद दोनों एक हो जाती हैं और इनका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी पे। ठीक है, तो नीचे डैश करके लिखो, देवप्रयाग से गंगा। देव प्रयाग से क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, एक फैक्टर तो आपका ये तैयार हो गया। इसके अलावा यहाँ पे दो कुंड भी देखने को आपको मिलेंगे, एक का नाम है ब्रह्म कुंड, एक का है वशिष्ठ कुंड। जो ब्रह्म कुंड है वो भागीरथी नदी के साइड है, यानी जैसे जो भागीरथी आ रही इस साइड पे, यहाँ पे आपको ब्रह्म कुंड दिखेगा, और जो अलकनंदा इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी देखिए इसको आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपने ये नोट किया होगा, जैसे जो भागीरथी नदी है, भागीरथी का इस प्रकार से आ रही है देवप्रयाग पे, और अलकनंदा यूं आ रही है, तो यहाँ पे मिल गई है। तो भागीरथी के साइड पे इस डायरेक्शन पे आपको क्या दिखाना है, ब्रह्म कुंड दिखाना है, और जो अलकनंदा की साइड है इस डायरेक्शन पे आपको क्या दिखाना है, वशिष्ठ कुंड दिखाना है। तो ठीक है, तो ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड भी यहीं पे है, ब्रह्म कुंड और नीचे दूसरा कौन सा हो गया, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ कुंड। ठीक है, ये दोनों कुंड कहाँ पे है, यहाँ पे, जिसमें ब्रह्म कुंड भागीरथी की साइड है और वशिष्ठ कुंड किसकी साइड है, अलकनंदा रिवर की साइड है। ठीक है, इस प्रकार से मिल रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध एक बहुत फेमस मंदिर है जो पेपरों में आता है, जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर। संभवतः ऐसा हुआ था कि रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था उसके बाद वो इस इलाके में आए थे, उन्हीं के उसमें क्या बनाया गया, यहाँ पे रघुनाथ मंदिर बनाया गया, जो कि द्रविड़ शैली का है। अब आप कहोगे सर ये द्रविड़ शैली क्या होती है, मंदिरों को बनाने की अलग अलग शैली होती है, चाहे नागर शैली हो, मथुरा शैली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नागर शैली भी है, द्रविड़ शैली भी है, और एक बीच बीच की है। तो ये शैलियां क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर तरीका होता है मंदिर बनाने का, वो मैं आपको समझाऊंगा जब इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है, द्रविड़ शैली में। तो देवप्रयाग के नीचे अगला पॉइंट लिखिए, यहाँ पर प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर। ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है, जो कि किस शैली में बनाया गया पूछता है तो आपसे, द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में बनाया गया। ठीक है, अब देखिए रघुनाथ मंदिर किस जिले में है भी पूछ सकता है, तो टिहरी। किसके पास है पूछ सकता है, तो देवप्रयाग। और किस शैली में बनाया गया, तो द्रविड़ शैली में बनाया गया रघुनाथ मंदिर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लीजिए आदि गुरु, ब्रैकेट में लिख लेना, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसको संभवतः बनाया गया था। ठीक है, रघुनाथ मंदिर कहाँ पे पता चल गया। इस इलाके को, जो देवप्रयाग का इलाका है, इसको दो नामों से और जाना जाता है, एक को बोला जाता है सुदर्शन क्षेत्र और दूसरे को बोला जाता है इंद्रप्रयाग। ठीक है, ये दोनों इसी के नाम है। तो इसको देवप्रयाग के नीचे अगला पॉइंट आप लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या भी कहा जाता है, सुदर्शन क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र प्लस इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, लिख दो, तथा इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, इंद्रप्रयाग भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है किसको, देवप्रयाग को। अन्य नाम क्या है, सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग। ठीक है, अब जो यहाँ पर प्रसिद्ध रघुनाथ का मंदिर है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उस रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक चीज दिखने को मिलती है, एक लेख मिलता है, और वो लेख है पंवार वंश का एक राजा था, उसका नाम था पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह का यहाँ पे के शासनकाल का एक लेख मिलता है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, और उसको जो बनाया गया था मथुरा वैराणी द्वारा उसको लिखा गया था, जो कि किसकी पुत्र वधु थी, माधव सिंह की। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखोगे आप, रघुनाथ मंदिर पर, पूरा लिखना है। ठीक है, रघुनाथ मंदिर पर, रघुनाथ, आपने ऐसी पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, रघुनाथ मंदिर के द्वार पर, रघुनाथ मंदिर के द्वार पर, मंदिर के द्वार पर पृथ्वी, कौन, जो पंवार वंश का एक राजा था। ठीक है, पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख मिलता है, पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख मिलता है, के शासन का एक लेख मिलता है। ठीक है, एक
लेख मिलता है। और जो ये लेख है, ये जो इसके शासनकाल था पृथ्वी शाह के, वो किसके द्वारा लिखा गया था बताया जाता है, मथुरा वैराणी के द्वारा। ठीक है, डैश करके लिख देना नीचे की ओर, मथुरा वैराणी के द्वारा, मथुरा वैराणी। ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछता है प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर कहाँ है, आप बताओगे देवप्रयाग में। दूसरा क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर में किसके शासनकाल के समय का लेख प्राप्त होता है, तो आप बताओगे पृथ्वी शाह। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी शाह के शासनकाल का जो लेख रघुनाथ मंदिर पर लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, मथुरा वैराणी द्वारा। और मथुरा वैराणी कौन थी, जो माधो सिंह भंडारी था उसकी पुत्रवधू बताया जाता है इनको। ठीक है, मथुरा वैराणी के द्वारा वो लेख लिखा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए रघुनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, यहां पर ये बताया गया जो रघुनाथ मंदिर है वहां पर सतयुग में एक देव शर्मा नाम के ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसी वजह से इसका नाम देव प्रयाग पड़ा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, देव शर्मा द्वारा, सतयुग में देव शर्मा द्वारा, सतयुग, ठीक है, मैं किसके द्वारा, देव शर्मा नाम के एक ऋषि थे, देव शर्मा, इनके द्वारा, इस देव शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी, तपस्या की गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, देव प्रयाग पड़ा। ठीक है, देव प्रयाग। ठीक, इतने फैक्ट आपके किसके बारे में हो गए, देव प्रयाग के बारे में हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे टिहरी में क्या चीजें हैं। ठीक है, अब जो मैंने दिखा रखे हैं वही चीजें अभी मैं बताऊंगा, फिर अब ये मत कहना सर मंदिर पढ़ा दो, मंदिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलग से आएंगे वो। ठीक है, और जितने कवर कर रहा हूँ अभी वो देखिए अगली क्लास में और बेहतर मिलेगा, उससे अगले क्लास में और बेहतर। ठीक है, यहाँ पर एक देख लीजिए चंद्रबदनी। ठीक है, चंद्रबदनी की लोकेशन दिखा दीजिए, मैं इरेज भी करते रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चंद्रबदनी दिखाना है। ठीक है, इस इलाके में कौन सी नदी है, मतलब मंदिर है चंद्रबदनी। जो चंद्रबदनी मंदिर है वो चंद्रकूट नामक एक पर्वत है वहां पे, वहीं पे चंद्रबदनी मंदिर है। और बताया जाता है कि यहाँ पे अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित होती रहती है, यानी जो दिया है हमेशा यहाँ पे जलता रहता है, और इसको भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है स्कंद पुराणों में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, चंद्र, याद रखना इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, चंद्रबदनी, तो आप किस जिले में बताओगे, टिहरी जिले में। ठीक, टिहरी जिले में। ठीक है, और किस पर्वत पे है पूछता है तो आप बताओगे चंद्रकूट पर्वत पे, चंद्रकूट पर्वत पे ये है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि एक अखंड ज्योति हमेशा क्या होती रहती है, प्रज्वलित होती रहती है। तो अगला लिख लीजिए, अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है, अखंड ज्योति प्रज्वलित। ठीक है, क्या होती रहती है, अखंड ज्योति प्रज्वलित। ठीक, अब देखिए इसके अलावा ये जो है इसको स्कंद पुराणों में एक टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है चंद्रबदनी मंदिर के लिए, उसका जो नाम है वो क्या है, भुवनेश्वरी पीठ। ठीक है, अगला लिख लीजिए, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, यहाँ पे है। चंद्रकूट पर्वत पे अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है, स्कंद पुराण में इसको भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो प्रसिद्ध जगह है या स्थल हैं वो कौन से हैं, एक चंबा यहाँ पे दिखेगा आपको, देखिए चंबा, चंबा यहाँ पे है। ठीक है, जो चंबा है यहाँ पे प्रतिवर्ष क्या होता है, 21 अप्रैल के दिन एक मेला लगता है, और जो मेला लगता है वो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त एक व्यक्ति थे गब्बर सिंह जिनका नाम था, उसकी याद में, यानी विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह की याद में 21 अप्रैल को मेला लगता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिख लिए, चंबा डैश प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मेला, प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है, और किसकी याद में लगता है, गब्बर सिंह। तो अगला क्या लिखोगे, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त गब्बर सिंह की याद में, क्योंकि गब्बर सिंह संभवतः यहीं से थे। ठीक है, गब्बर सिंह, और ये गब्बर सिंह कौन थे, इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम दूसरे लोगों में से ये भी शामिल थे। ठीक है, गब्बर सिंह, तो विक्टोरिया क्रॉस मिला था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विक्टोरिया क्रॉस दिया था, उन्हीं की याद में 21 अप्रैल को यहाँ पे मेला लगता है प्रतिवर्ष चंबा में। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक स्थान है यहाँ पे धनौल्टी, धनौल्टी भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग पर्यटक वगैरह घूमने जाते हैं, मसूरी से थोड़ा सा आगे है। ठीक है, यानी देहरादून से अब जब जाओगे तो धनौल्टी यहाँ पे पड़ता है। धनौल्टी में भी क्या है, अपने आप में एक रमणीक स्थल है, एक मतलब मान के चलिए पर्यटक स्थल टाइप का है। तो धनौल्टी कहाँ है पूछता है आपसे, तो आप लोग सीधे सीधे क्या बताओगे, धनौल्टी टिहरी में पड़ता है। और धनौल्टी से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक मंदिर दिखेगा जिसका नाम है सुरकुंडा मंदिर, बहुत फेमस, कल मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था इसका, देखा होगा आपने, सुरकुंडा
देवी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है सुरकंडा देवी का मंदिर कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बताओगे, टिहरी गढ़वाल में। और यहाँ घूमने जाना बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारा है, बहुत ऊंचाई पे स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ठंडे इलाका है। कोशिश करना है कि जो बर्फ वाला टाइम होता है उस समय मत जाना है, ठीक है। सुरकंडा देवी का मंदिर भी कहाँ पे है अगर आपसे पूछता है तो कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। ये एकमात्र सिद्धपीठ है उत्तराखंड का जहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे आपका ये दसरा के टाइम पे, यानी दसरा को विशाल मेला लगता है, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए, सुरकंडा देवी में गंगा दसरा को विशाल मेला लगता है। यहाँ पे गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है, एकमात्र सिद्धिपीठ है उत्तराखंड का, ठीक है, जहाँ पे गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। तो सुरकंडा देवी कहाँ है अगर पूछता है, आप लोगों को सीधा सीधा पता चल जाएगा, टिहरी गढ़वाल में। नाग टिब्बा यहाँ पे है, मैंने आपको कल बताया था नाग टिब्बा कहाँ पड़ता है पूछता है, तो वो भी टिहरी गढ़वाल में। एक स्थान और था बूढ़ा केदार, वो भी मैंने आपको बताया था। बूढ़ा केदार यहाँ पे एक प्राचीन शिव का भव्य मंदिर है, ठीक है। तो बूढ़ा केदार कहाँ है पूछता है, तो क्या बताओगे आप, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। कुछ चीजें और हैं, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है पूछता है, टिहरी गढ़वाल में। कहाँ क्या निकलती है यहाँ से, भिलंगना नदी, ये निकल रही है ना भिलंगा नदी। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है पूछता है, तो वो भी आपका टिहरी गढ़वाल में। दो चीजें और हैं, एक का नाम है विश्वनाथ गुफा, एक का है वशिष्ठ गुफा, दोनों के दोनों का है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए, विश्वनाथ गुफा व वशिष्ठ गुफा, विश्वनाथ गुफा प्लस वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ गुफा, ये दोनों कहाँ हैं आपसे अगर पूछता है, आप लोग बताओगे टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। टिहरी यानी विश्वनाथ गुफा, वशिष्ठ गुफा, विश्वनाथ गुफा और एक वशिष्ठ कुंड भी बताया था मैंने आपको, सबके सब क्या है, टिहरी गढ़वाल में है। और ये जो विश्वनाथ गुफा है शंकराचार्य की तपस्थली भी माना जाता है, ठीक है, शंकराचार्य की तपस्थली भी इसको कहते हैं, तप स्थली, ठीक है। यहाँ पे इनने तपस्या की थी, ये भी बताया जाता है। अब देखिए जो सबसे मेन चीज आती है वो क्या है, आप लोगों को नोट करना है, देखिए। से आप लोग ये वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि आपने टिहरी का जो मतलब मैप बताया था मैंने, उसके अंदर तो मैंने दिखा दिया था, तो ये आउट ऑफ मैप दिखाना है, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूं। और साथ ही हेडिंग आप लोग डालेंगे टिहरी बांध, क्या डालेंगे, टिहरी बांध, ठीक, टिहरी बांध डालेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो फिगर है इसको ड्रॉ करना है, इसको मैं बताता हूं। देखिए यहां से खतलिंग ग्लेशियर बताया, यहां से कौन सी निकलती, भिलंगना नदी। अब उसकी सहायक नदियां छोटी मोटी जो मैंने कल आपको बता दिया, उनकी लोकेशन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से एक इसकी सहायक मिलती है बालगंगा। तो ये बालगंगा जब आती है उसके बाद ये आगे को किस नाम से बहेगी, भिलंगना के ही नाम से बहते हैं। ये यहाँ पे जाके मिलती है आपसे किससे, भागीरथी से, क्योंकि इस इलाके से जो है भागीरथी नदी होते हुए बहती है। और ये जो टिहरी है यहाँ पे, ठीक है, न्यू टिहरी की जस्ट पहले पुरानी टिहरी यहाँ पे था, गणेश प्रयाग जिसको मैं बता रहा था, यहाँ पे किन दोनों का संगम हो जाता है आपका, भागीरथी व भिलंगना का, ठीक है। भागीरथी और जब भिलंगना मिलती है उसके आगे कोई किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी। और यहीं पे इसके संगम पे कौन सा बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। तो पहली चीज टिहरी बांध की नदियों के संगम पे है भागीरथी प्लस भिलंगना, ठीक है। तो अब आगे किस नाम से जानी जाएगी, वो प्योरली भागीरथी नाम से जानी जाएगी। तो भागीरथी नाम से जानी जाएगी, तो यहीं पे क्या बनाया गया, टिहरी बांध बनाया गया भागीरथी नदी पे, ठीक है। जब वो थोड़ा सा आगे जाओगे आप 10-15 किलोमीटर, तो उसी टिहरी बांध का एक और हिस्सा है, क्योंकि टिहरी बांध की क्षमता 2400 मेगावाट के समथिंग है, तो उसको 3 कैटेगरी में बनाया गया, 1000 और 400। तो टिहरी बांध के जस्ट डाउनवर्ड अगर आप जाओगे, डाउन की ओर जाओगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा और बांध बनाया गया है लगभग 97 मीटर ऊंचा, उसका नाम है कोटेश्वर बांध। वो कोई अलग बांध नहीं है, वो अपने आप में टिहरी जो प्रोजेक्ट है, टिहरी डैम, उसी का अपने आप में क्या है, हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या बनाया गया, कोटेश्वर बांध बनाया गया, जो कि प्योरली कंक्रीट से बनाया गया, ठीक है। इस कोटेश्वर बांध पे भी ये भागीरथी नदी जाएगी, और ये भागीरथी नदी आगे की ओर बहते हुए कहां की ओर जाएगी, देवप्रयाग की ओर जाएगी, जहां से उससे कौन सी मिल जाएगी, अलकनंदा मिल जाएगी। और अलकनंदा के मिलने के बाद किस नाम से प्रवाहित होगी, गंगा नदी के नाम से, ठीक है। तो आपको ये जल्दी से फिगर ड्रॉ करना है, भागीरथी, बालगंगा, भिलंगना मिलते हैं यहाँ पे, टिहरी बांध यहीं पे है, जहाँ पे आपका टिहरी गढ़वाल है, यानी टिहरी जो मेन है उसी के पास है। तो यहाँ पे पहले गणेश प्रयाग नाम हुआ करता था, वो डूब गया था टिहरी बांध के उससे। तो अब ये आगे को जाओगे तो यहाँ पे कोटेश्वर बांध दिखेगा आपको, उसी के पास है, ठीक है। फिर उसके नीचे देवप्रयाग, ये आपने फिगर ड्रॉ करना है। टिहरी बांध आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, हेडिंग डाल लिया होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले किस नदी के संगम में पूछता है, तो आप क्या बताओगे, भागीरथी प्लस भिलंगना, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के क्या है, संगम पे है, भिलंगना, ठीक है। पहली चीज क्या, के संगम पर, के संगम पर,
पहला फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, इस बांध की जो हाइट है वो 260.5 मीटर ऊंचा है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा है। अब एशिया का सबसे ऊंचा है तो भारत का भी स्वाभाविक से सबसे ऊंचा बांध होगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है पेपर में। इसकी ऊंचाई जो है क्या लिखोगे, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो लंबाई है, अब लेंथ भी होगी, लगभग 575 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। लंबाई कितनी, लगभग 575 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई है, ठीक है। ऊंचाई और लंबाई कभी कभी पूछा भी जाता है पेपर से। इसका जो अन्य नाम है, इसी को बोला जाता है स्वामी रामतीर्थ बांध, ठीक है। अन्य नाम क्या लिखोगे आप इसको, अन्य नाम क्या लिखोगे इसको, स्वामी रामतीर्थ बांध, रामतीर्थ बांध, इसी को बोला जाता है स्वामी रामतीर्थ बांध भी, ठीक है। इसका क्या है, अन्य नाम है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब बहुउद्देशीय परियोजना जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका क्या होगा, पेयजल के लिए भी यूज होता है। उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली को इससे पानी मिलता है। साथ ही साथ बिजली के उत्पादन के लिए इसको बनाया गया, यानी सिंचाई के उत्पादन के सिंचाई के लिए भी है। तो मल्टीपर्पज है, इसी वजह से इसको राष्ट्र के गांव की भी क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, राष्ट्र के गांव की संज्ञा, राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी किसको दी जाती है, आपका इसी को, टिहरी बांध को दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, सबसे पहले योजना आयोग की इसको स्वीकृति मिली, जिसको आप नीति आयोग बोलते हैं। पहले उसका नाम योजना आयोग हुआ करता था। तो कोई भी इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते थे उसके लिए योजना आयोग की स्वीकृति जरूरी होती थी। तो जो योजना आयोग है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। उसने 1972 में क्या किया था, योजना आयोग की स्वीकृति। अगला पॉइंट लिखो, 1972 में योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, ठीक है, योजना आयोग की स्वीकृति मिली थी कि हाँ चलो ये डैम बना दोगे, ठीक है। अब जैसी योजना आयोग की स्वीकृति मिली तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बनाना ही, उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग था उसने इस पे काम करना प्रारंभ कर दिया। तो 1978 से इसका क्या हुआ था, निर्माण शुरू हुआ था। 1978 से निर्माण किसने, यूपी का जो सिंचाई विभाग था। अब क्योंकि यूपी का ही हिस्सा थे हम, तो उस टाइम में राज्य सरकार ही इसको क्या कर रही थी, बनाने का काम कर रही थी। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट को लगा, क्योंकि एक रूस के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे, मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने आने के बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि हाँ तकनीकी रूप से सहायता हमें मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर ले लिया। तो 1988 में भारत सरकार ने इसको क्या ले लिया, अपने पास ले लिया। 1988 में केंद्र सरकार द्वारा अपने हाथों में, यानी भारत सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा अपने पास ले लिया गया इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा अपने पास इस प्रोजेक्ट को ले लिया गया। अब केंद्र सरकार अपने पास लेगी तो सरकार तो बनाएगी नहीं, सरकार ने कोई ना कोई आपका निगम वगैरह बनाना था। उस निगम को जो गवर्नमेंट ने बनाया उसी को बोला जाता है टिहरी जल बांध निगम, जिसको आप टिहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है। टिहरी जल बांध निगम को इसका काम दे दिया। तो डैश करके लिखो, टिहरी जल बांध निगम, ठीक है। इसकी क्या कर दी गई, स्थापना, बांध निगम की स्थापना कर दी गई, ठीक है। जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, टिहरी मतलब टिहरी डैम का जो कॉर्पोरेशन है, टिहरी डैम हाइड्रो कॉर्पोरेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो, टिहरी डैम हाइड्रो कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन या जो भी बोलते हो, ठीक। ये आपको इंग्लिश में दिखने को मिलेगा, टिहरी डैम, टिहरी पावर हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन जो भी है, ठीक। ये यहाँ से इसकी स्थापना होगी। और इसने क्या किया, टिहरी जल बांध विद्युत निगम ने 1989 से इस पे काम शुरू कर दिया, कार्य शुरू कर दिया इसको बनाने का, ठीक है। किसको, जो टिहरी डैम है ये यहाँ से बनना शुरू हो गया। तो अब इसकी जो पावर कैपेसिटी है वो कितनी है, 2400 मेगावाट है, ठीक है। जो पूरे टिहरी डैम है उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, पूछता है अगर आपसे, कैपेसिटी 2400 मेगावाट वो विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो अगला क्या लिखोगे आप, इसकी क्षमता, जो इसकी क्षमता है वो है आपका 2400 मेगावाट। अब ये 3 कैटेगरी में बटा है, एक 1000, क्योंकि 3 है, ठीक है, फिर दूसरा भी 1000 और तीसरा 400। जो 1000 वाले हैं वो टिहरी डैम में ही है, जहाँ पे डैम है उसी के बेस में है। यानी जो 1000 वाला, एक तो है टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना, जहाँ पे जो डैम बनाया गया, जहाँ से आपका जल विद्युत परियोजना करनी है। दूसरा वहीं पे आपका 1000 मेगावाट का दिखेगा, जिसका नाम है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है। 2 है इसका, एक तो क्या है, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है, स्टोरेज प्लांट। एक तो ये है 1000 मेगावाट का, ठीक है, इसमें। और दूसरा जो 1000 मेगावाट का इसी में, ठीक है, उसका नाम है टिहरी जल बांध विद्युत परियोजना। तो दूसरा क्या लिखोगे, टिहरी
बांध, मतलब जो इसका नाम है टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना, टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, 1000 मेगावाट का। तो हजार कितना हो गया आपका 2000, और 400 मेगावाट की डाउनवर्ड में जिसको कोटेश्वर कह रहा हूं मैं वही है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाओगे आप तो कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट की इसी में है, ठीक, इसी का हिस्सा है कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना एवं जल, अब इस सब भागीरथी नदी में, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। अब ये मत कहना सर ये कैसे याद करें इनको, पूरी लोकेशन के साथ समझा रखा है, ठीक है। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना ये कितनी है 400 मेगावाट की। इन सबको मिला के, अब ये तो दोनों क्या है डैम के पास हैं और ये थोड़ा डैम से थोड़ा सा आगे है, ठीक, ज्यादा आगे नहीं, 20-25 किलोमीटर आगे होगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 97.5 मीटर, 97.5 मीटर ऊंचा है ये कौन सा आपका ये मतलब जो कोटेश्वर बांध परियोजना है, ठीक है। इसका जो पूरे का एरिया है जितने में बना है वो है 42 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल लिख लीजिए इसका जितने में पूरा फैला पड़ा है, तो कितना है क्षेत्रफल 42 स्क्वायर किलोमीटर, किसका जो टिहरी डैम का इलाका है, ठीक है, वो कितना है क्षेत्रफल 42 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका जो प्रथम चरण है वो राष्ट्र को जो समर्पित हुआ था 30 जुलाई 2006, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे, 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ठीक है। देखो इसे 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित, ठीक है। प्रथम चरण इसका क्या हुआ था, राष्ट्र को समर्पित हुआ था, राष्ट्र को समर्पित कब हुआ था अगर आपसे पूछता है, आप लोग बताओगे 30 जुलाई 2006 को प्रथम चरण लिख देना आगे से, ठीक है। ये बहुत आता है पेपर में, टिहरी डैम का इंपोर्टेंट कर देना इसको। प्रथम चरण कब हुआ था राष्ट्र को समर्पित, 30 जुलाई 2006 को हुआ था। इसका जो डिजाइन है वो भी पूछता है कि बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था, उसका नाम है प्रोफेसर जेम्स ब्रूम, ठीक है। तो बांध का डिजाइन लिखोगे आप, डिजाइन क्या लिखोगे, प्रोफेसर जेम्स ब्रूम, जेम्स ब्रूम, ठीक है। इन्होंने इसका क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था प्रोफेसर जेम्स ब्रूम ने, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी के रूप में मुफ्त बिजली मिलती क्योंकि इसी राज्य में, ठीक है। तो अगला लिख लीजिए, उत्तराखंड को 12% बिजली मुफ्त मिलती है इससे, ठीक है, बिजली मुफ्त मिलती है। मुफ्त क्यों मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य है, देखरेख का काम सरकारी कर रही है, तो 12% बिजली यहाँ पे क्या मिलेगी, उत्तराखंड सरकार को मुफ्त मिलेगी एज ए रॉयल्टी, ठीक है। ये जो प्रारंभ में था ये 600 मेगावाट की परियोजना हुआ करती थी। जब स्टार्टिंग में टिहरी डैम का कॉन्सेप्ट आया था तो प्रारंभ में क्या था, 600 मेगावाट लिख लीजिए, प्रारंभ में 600 मेगावाट का था, प्रारंभ में 600 मेगावाट का था, ठीक है। फिर बाद में रूस के राष्ट्रपति वगैरह आए, उनने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट वगैरह किया, सहयोग करने की बात की, फिर इसको बढ़ाया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में आप परीक्षावाणी वगैरह में पढ़ोगे, बहुत विरोध भी होता है, पर्यावरण के इश्यू हैं, ये भी कहा जाता है कि कल के दिन अगर कुछ हो गया, अनहोनी होगी तो ऋषिकेश हरिद्वार बहुत से शहर डूब जाएंगे, तो इसका हमेशा से विरोध भी रहा है। आपको पढ़ लेना, एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतना ही इसके बारे में पूछेगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना आपके लिए ही, यही आपकी फीस होगी। फिर आपके साथ अगले सेशन में मिलते हैं, ध्यान रखिए, थैंक यू।